दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश दास्ताने कामयाबी। दर्शकों, एक ऐसा सफ़र, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम हर बार किसी ना किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी मेहनत के बलबूते समाज में वो स्थान पाया होता है जिसका कि वो हकदार होता है। हम अक्सर केवल कामयाबी, शोहरत और चमक दमक को देख करके ये समझ लेते हैं कि ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल जाएगा। मिलता तो बहुत आसानी से है और मिल भी बहुत जल्दी जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो सफ़र होता है वो कितना मेहनत भरा होता है, हम उसी के बारे में बातचीत करते हैं। और दर्शकों, आज इस खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं श्री संगम गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया और हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हम संगम गुप्ता जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे और बाकी का सारा परिचय, इनकी यात्रा, इनकी मेहनत, इनका संघर्ष जो आज इस मुकाम तक इनको लेकर के आया है वो हम इनसे ही जानेंगे। संगम गुप्ता जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं प्रतापगढ़ से, बीजेपी के सांसद हैं और उससे पहले वो मेंबर ऑफ एमएलए रहे हैं प्रतापगढ़ से। दर्शकों, आइए आगे की हम बातचीत को शुरू करते हैं संगम गुप्ता जी के साथ। सर, सबसे पहला एक बार फिर से आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बातचीत शुरू करते हैं आपके बचपन से, वो जगह जो आप देख सकते हैं इस उम्र में बैठ करके, कैसे ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ, माँ बाप ने क्या सिखाया, क्या क्या संस्कार माता पिता से मिले और किन किन संघर्षों से गुजर के हम आज इस जगह पे बैठे। देखिए, क्या है कि हमारी जीवन की जो गाथा है जी, हम एक गरीब परिवार में जन्म लिए। हमारी 3 बहनें जी, और 2 भाई। एक भाई हमारा 18 साल होके वो ख़त्म हो गया। सबसे घर के बड़े हम ही थे, मगर हम बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे। 500 फुट का हमारा कच्चा मकान था, खपड़े वाला। ये हम प्रतापगढ़ की यूपी के। जी। और हम गरीबी का अभाव इतना था कि एक समय खाना मिले और दूसरे समय मिले कि ना मिले, कुछ नहीं पता। वो तो हम 7 साल हम स्कूल भी जाते थे। पहले सुबह सुबह हम पूरे गांव में, पहले पाव बिकता था, पाव जी, और कड़क वाला पाव सुबह लोग चाय से खाते थे। जी, तो मैं सुबह उठ के, जब मैं 7 साल का था, जी, तो पूरे गांव में पाव बेच के आता था एक टोकरी में। और फिर सुबह उसके बाद नहा धो के हम चले जाते थे स्कूल। पहले वो तख्ती और बोरा भी साथ में लेके जाना पड़ता था। तो पीछे तख्ती ले लेवे और बोरा को दबा लेवे और स्कूल प्राइमरी में चले जावे। अब जब मैं स्कूल जाके जब छूट के आता था तो बाज़ार में हम गोली बिस्किट बेचता था ले जाके। मतलब सवेरे पहले आप एक दायित्व का निर्वहन करते थे, पाव बेचने का। हाँ। फिर तैयार होकर के स्कूल जाना। हाँ। और उसके बाद आकर के फिर बाज़ार में, जो बाज़ार में देखो फुटपाथ पे लोग बेचते हैं ना, जी, गोली बिस्किट, जी, नल्ली, हाँ, सब बेचते हैं ना, हाँ, तो वो मैं लेके जाता था। और पिताजी हमारे उनका गुड़ का व्यवसाय था। गुड़ पकाते थे और गुड़ बना के बाज़ारों में बेचते थे। तो धीरे धीरे ये सिलसिला मतलब चलता रहा, मगर गरीबी का अभाव बहुत ज़्यादा था। हमारी माताजी दूसरे के यहाँ मजदूरी करती थी, तो वहाँ से कुछ मिल जाए। तो हमारे एक लालसा थी कि हम बम्बई चले जाएंगे। ऐसे मेरे मन में 8 साल की उम्र में था, मगर उस उम्र तो छोटी थी, बहुत छोटी उम्र। धीरे धीरे मतलब स्कूल जाना, वो जो काम था, धीरे धीरे जब उम्र बढ़ने लगी जी, तो गांव में पिताजी के साथ फिर गुड़ बेचने जाना बाज़ार में। फिर और थोड़ा उम्र बढ़ गया तो खुद बाहर जाके हम गल्ला ले आना, गल्ला लाने का तो लोगों के यहाँ बेचने के लिए। तो ये सब सिलसिला चलता था। उम्र हमारी जब 14-15 साल की हो गई
क्योंकि मेरे नाम के पीछे भी बहुत बड़ा राज है। जी हमारी माता जी ने बाद में बताई हमको, हमारी माँ को बच्चे नहीं जन्मते थे जी तो उन्होंने गंगा जी से मन्नत मांगा था कि हमको बेटा पैदा होगा तो हम आपको दान दे देंगे। तो वहाँ से हमको ले गए थे तीनों धारा में, गंगा में, इलाहाबाद हमको वहाँ दे दिए थे। और देने के बाद वहीं से मल्लाह से ख़रीद लिए थे। उसने ही मेरा नाम संगम रख दिया था। इनका आज से नाम संगम है। पावन धरती जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं। हाँ, ये माता जी ने हमारी हमको 2004 में बताया था। तो रोज़गार तो था नहीं, गरीबी का अभाव था। हमने अपनी दोनों बहनें की शादी हमने खुद किया उसी उम्र में यहाँ वहाँ से मांग के अपना रोजी रोज़गार, क्योंकि बिजनेस में हम बहुत परिपक्व थे। क्योंकि बचपन से तो हमारे यहाँ एक मेला लगता था बहुत बड़ा, 1 महीने का। तो उस मेले में हम गुल्लैया बेचने जाता था। वो भी बिकता है ना, हाँ, गुल्लैया और पपड़ी बिकता है ना, ये लाई गुल्लैया चूरा मेले में बिकता है ना, तो वो बेचने जाता था। पूरा 1 महीने का बहुत बड़ा मेला लगता था। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा मेला कहीं लगता नहीं था। तो ये चलता रहा मेरे अच्छा, हमको हर साल मेरी माँ हमको नहावन के समय हमको गंगा स्नान जरूर करावे। 13 साल की उम्र से जब मैं गंगा स्नान करके निकलता था तो मेरे कान में एक आवाज़ आवे कि तू बाहर चले जा, बम्बई चले जा। ये 13-14 साल की उम्र की बात हाँ। कर रहे हैं आप। और उसके बाद मतलब बहुत तेज आकाशवाणी हो, तो मेरे मन में तब से एकदम जुनून था कि मैं बम्बई चले जाऊँ, बम्बई चले जाऊँ। मगर बम्बई में कोई रहता नहीं था। साला बम्बई जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। 15 साल की उम्र में मैं एक बार बम्बई 150 रुपये लेके भाग गया, गांव घर के चोरी। मैं गया, साला प्रतापगढ़ से बस पकड़ लिया। और गरीबी भी के अभाव में हमने शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाए थे। शिक्षा हमारी ज़्यादा नहीं है, हम हाई स्कूल ही पास हैं। मगर हम उस वक़्त स्कूल छोड़ के हम गांव घर के चोरी हम मुंबई चले गए। पहले गए इलाहाबाद। अब इलाहाबाद गए तो 150 रुपया था। अब 100 रुपये एक जन को दिया टिकट निकालने को, वो 100 रुपये लेके भाग गया। रह गए 50। अब साला मैं रह गया 50 रुपये मेरे पास, और जाना थे बम्बई हमको। हमको एक जन कोई मिले, उन्होंने कहा कि चलो हम लेके चलते हैं। तो पहले क्या है, ट्रेनों में लकड़ी की सीटें होती थी ना, स्लीपर होते थे, स्लीपर, हाँ। तो टिकट नहीं होने के कारण हम सीट के नीचे अपना सो गए। 2 बार उसने उठा के हमको खिला दिया था, और उसके बाद 2 बार खाए। उसके बाद हम बम्बई पहुंच गए। और बम्बई जब हम पहुंच गए तो उसको जाना था भिवंडी। वो बोला भैया बम्बई तो पहुंच गए आप जाओ, कहाँ जाना है। हम कहे हमको लोअर परेल जाना है। लोअर परेल में हमारे कुछ रिश्तेदार भाजी बेचते थे। वहाँ फुटपाथ पे सब्जी का धंधा लगाते थे। बम्बई जैसे शहर में अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं। भूसे में सुई ढूंढने वाला काम। हाँ। तो मेरे मन में एक ख्याल था कि हम बम्बई जाऊंगा और 1 लाख रुपए कमाऊंगा और गांव में आऊंगा, चक्की डालूंगा। संगम जी, ये किस उम्र की बात है? ये 15 साल की उम्र। कौन सा साल था? 15 साल। हमारा उम्र उस वक़्त 86 में 1 लाख रुपए कमाने का सपना लेकर के आप मुंबई गए। हाँ, कि 1 लाख रुपए कमाऊंगा और वापस आऊंगा और तेल की चक्की डालूंगा, ये सपना लेके हम। और जैसे मुंबई में पहुंचा, अब एड्रेस तो था नहीं। अब फुटपाथ पे हम पैदल चले जा रहे थे, तो हमारे गांव की एक बहन लगती है, वो फुटपाथ पे झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। और घर से निकली पानी भरने के लिए, उसने हमको देख लिया। तो हमको गांव में सब पप्पू कहते थे। अरे पप्पू, तू कहाँ इधर घूम रहा है, कहाँ जा रहा है तुम? हम कहे हम घर से भाग गया है चुराई के। सच बता दिया? हाँ। और साला 2 दिन का सफ़र,
सब शरीर पूरा काली, कपड़ा था नहीं। तो वो ले गई हमको, बहन हमारी लगती थी, नहलाई धुलाई, फिर खाना खिलाई। अब उसके झोपड़े में मैं नहाया और नहाने के बाद उसके यहाँ खाया। तो मैंने उसको बोला कि हमको लोअर परेल तो पहुँचाओ। तो बगल में ही अभी वहाँ फिनिक्स मिल बनी है जहाँ वो रहती थी। तो मैं लोअर परेल हमको लेके किसी से भिजवाई। तो वहाँ हमारे रिश्तेदार, गांव के बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सब्जी बेचते थे। तो हमारे सगे बहनोई भी वो सब्जी बेचते थे और मेरी बहन लोअर परेल से थोड़ी दूर सेंचुरी मिल है, वहीं गोपाल चाल में रहती थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद मालूम पड़ा कि बहन और बहनोई आज ही गाँव चले गए। अब साला हम सोचेंगे अब क्या करेंगे। तो हमारे परिवार के ही भाई लगते हैं, वो रह रहे थे, हमको ले आए गोपाल चाल। तो बोले तुम कहाँ भाग के चले आया? मैं बोला हम चले आए भाग के। दोनों ने लेके गए, घर पे रखे उखे, और एक हफ्ते के बाद हमारे पिताजी हमको आके वापस ले गए दोबारा गांव लेके चले गए ना। क्योंकि मैं घर का बड़ा था और उनको लगा कि भाग आया है, इससे घर चलता है पूरा, और यहाँ रहेगा तो और कैसे काम धंधा होगा। तो लेके गए। तो गया, फिर हमने उनसे कहा कि अब हम एक मोटरसाइकिल खरीदेंगे। तब राजदूत चलती थी। इस कंडीशन पे 2 वाले पैसा कमाओ, खरीद लो, अपने पास तो है नहीं। अच्छा, हमारे पास खेत वोत कुछ नहीं था ना। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने एक मोटर राजदूत हमको पुरानी खरीद के दे दिया। उस वक्त मेरी उम्र थी 16 साल की। उसके बाद हमारे यहाँ एक ट्रैक्टर फैक्ट्री बनी थी, बहुत बड़ी ट्रैक्टर फैक्ट्री। तो फिर हम ट्रैक्टर फैक्ट्री में राशन पहुँचाने लगे, फ्री होम डिलीवरी। शाम को जाऊँ ऑर्डर लेके आऊँ, जैसे 100 लोगों का, इसके यहाँ जो सामान चाहिए, और दूसरे दिन दुकान से खरीद के और पहुँचा दूँ। तो उसमें हमको 86-87 की 86-87 की। तो वो सिलसिला चलते रहा। उस वक्त तो ट्रैक्टर फैक्ट्री में कम से कम 4-5 हज़ार वर्कर वहाँ काम करते थे। वहाँ ट्रैक्टर बनता था। तो ये चलता रहा। फिर 6 महीने के बाद फिर मन में आया साला बम्बई जाएंगे हम। दोबारा शौक पड़ गया। हाँ, तो फिर हम एक दिन क्या हुआ, एक जन को 10 किलो दाल देना था और 10 किलो गुड़ लेके हम गए और उसके यहाँ साइकिल खड़ी कर दिया और फिर बस पकड़ के फिर इलाहाबाद चले गए मुंबई जाने के लिए। हाँ, फिर साला हम बम्बई पहुँच गए। और जब फिर बम्बई पहुँच गए तो हमारे बहनोई उस वक्त, हमारे जो जीजा हैं वो वहीं रहते थे। तो उस समय उन्हीं की दुकान पे हम नौकरी करने लगे। वो हमको उस समय 600 रुपया महीना देते थे। हम साला सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सब्जी बेचता था। उस समय इतनी मेहनत करता था कि ये खुश होकर हमको एक दुकान दे देवे कि उस दुकान से हम कमा के 1 लाख पूरा कर लो। सपना वही था। हाँ, सपना 1 लाख रुपए था हमारा कि 1 लाख रुपए हम कमाएंगे, उसके बाद बम्बई नहीं रहेंगे। अब उस समय उनको हम 87 की बात आप बता रहे हैं। उस समय उनको हम दिन का 2-3 हज़ार रुपये कमा के देता था सब्जी से। हाँ, मतलब सुबह 7 बजे तब मिलें बहुत चलती थी, सब्जी बेचता था फुटपाथ पे, वो लाते थे, फिर हम रात को 12 बजे तक बेचता था, फिर जाके मैं खाता था और फुटपाथ पे, सेंचुरी मिल के सामने फुटपाथ पे सोता था। और जब बरसात होती थी ना तो एक गोनी बना के रखे थे प्लास्टिक के, और उसी गोनी में घुस जाते थे। 2 जगह सांस बना के रखे थे, तो उससे सांस ले लेना था और दुकान के छज्जा के नीचे सो जाते, क्योंकि पहले बारिश बहुत होती थी बम्बई में। 1-1 हफ्ता 10-10 दिन तक धूप नहीं निकलता था। मगर अब उनका, हमारे जो बहनोई थी, उनकी सोच थी कि इसको हम दे देंगे, कमा रहा है पैसा इतना, तो वो अपना 600 से 700 कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद पिताजी आए, हमको फिर लेके चले गए। फिर आपका 1 लाख रुपए वाला सपना वहीं रह गया। हाँ, फिर पिताजी लेके चले गए। फिर ले गए, हमारी उम्र हो गई 17 साल की। मेरी कर दी 17 साल में शादी। हम जिस समय शादी हुई, मेरी 17 साल 2 महीने का था मैं।
अब शादी कर दिए, उसके बाद पत्नी आ गई। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद फिर भाग गया मैं बम्बई। सपना वही 1 लाख 1 रुपया। लाख रुपया था, सपने हाँ वही था। हाँ सपने वही था अपना। हाँ। फिर गया, फिर सब्जी का धंधा वही शुरू किया। अब नौकरी नहीं करी आपने? नहीं, सब्जी का धंधा हमने शुरू कर दिया। वहाँ से छोड़ के हम दादर क्या बोलते हैं, दादर स्टेशन के बाहर, उसका कुछ अच्छा ही नाम था, मतलब दादर स्टेशन से जैसे निकलेंगे वैसे उधर सब्जी का धंधा लगता था। तो सब्जी का धंधा जब वहाँ हमने स्टार्ट कर दिया, वहाँ भी सब्जी का धंधा स्टार्ट किया। फिर एक धंधे पे हम करता था, सब्जी बेचता था, एक भाड़े पे ले लिया था, तो अपना सिलसिला जारी रहा। फिर हमारे एक रिश्तेदार रहते थे अंधेरी में, वो एक दिन आए, उनको मैं बहुत मानता था। एक जगह निमंत्रण था, निमंत्रण में हम गए थे, तो वहाँ बोले कि तुम ऐसा करो, हमारे पास रहो। उनको मालूम था कि बिजनेस में ईमानदार और बहुत अच्छा कार्य करता है। तो उनके यहाँ से भी रिश्तेदारी से मैं चले आया। फिर उन्होंने अपने दुकान पे हमको रख लिया। तो आपने अपना बिजनेस, सब्जी का धंधा छोड़ दिया। फिर हम अंधेरी चले आए। फिर सब्जी का उनके दुकान पे हम एज ए मैनेजर काम करने लगा। मगर मेरा ये सोच था कि मैं सुबह 7 बजे उठकर दुकान में झाड़ू वाड़ू लगाकर, पूरा दुकान सुपरमार्केट जैसा था, दुकान पे बैठ जाता था। मतलब मैं खुद ही आके, जब आदमी नहीं आए सलाह आके झाड़ू वाड़ू हम खुद ही लगा डालता था। और इतनी मेहनत मैं करता था कि आप सोच नहीं सकते हैं। मगर लक्ष्य मेरा 1 लाख रुपए था। मतलब लक्ष्य वहीं पे? हाँ हाँ बिल्कुल, लक्ष्य वहीं था। 1 लाख रुपए कमाना है बॉम्बे से, बस उसके बाद चले जाना है। हाँ, मतलब उसके बाद यहाँ रुकना नहीं है हमको बम्बई। 1 लाख मिला कि बस खत्म कहानी। स्टोर में आपके सवेरे 7 बजे से लेकर कितने रात 11 बजे तक। मतलब इतनी मैं मेहनत करता था। वो हमको प्रभावित होके एक दुकान हमको दे दिए, बोले तुम 60 और 40 के पार्टनर हो। तो पार्टनरशिप पे हम वो दुकान संभालने लगा। फिर जब वो दुकान हम संभालने लगा तो मैं रात दिन मेहनत करता था। दुकान लगाना, मतलब अनाज की दुकान थी, क्योंकि 40% का शेयर। हाँ 40, मतलब और ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो जब दुकान जब चलने लगी तो हमारे जो सगे बहनोई थे, भाई उनके वो रिश्तेदार थे, हमारे तो थे नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने भाई को वहाँ ला के रख दिया आपके साथ। नहीं, भाई संगम को फ्री में पार्टनरशिप मिल गया, तो क्यों ना हम अपने घर वालों को रख दूं। तो उन्होंने हमको हटा दिया। तो उनका एक एक्सपोर्ट का धंधा चलता था, तो एक्सपोर्ट में हमको बोले तुम अब यहाँ रहोगे। एक्सपोर्ट का धंधा थोड़ा डाउन हो गया था, तो मैं एक्सपोर्ट के धंधे में भी साला रात दिन मैं झाड़ू लगाऊं, ये करूं वो करूं, पूरा बाहर से काम। मैं उस समय मैं लीला फेंटा उंटा में जाके उनके बड़े बड़े ऑर्डर लाता था। आज उस लाइन में मैं होता तो हम देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होता। तो लाना, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कोई एक पार्टनर तुम्हारे संपर्क में हो तो ढूंढ लो, इसमें जितना पैसा हमने डाला है उतना पैसा वो डाल देवे, तो कारखाना फैक्ट्री और तेज चलेगी। तो हम बोला अच्छा है। तो हमारे संपर्क में थे एक गुजराती, तो हमने उनसे बात किया कि भाई ऐसा ऐसा है, बोले हम लगा देंगे। तो उन्होंने लगा दिया। तो एक्सपोर्ट का धंधा फिर उनका डाउन होने लगा। फिर हम अनाज की किराने की दुकान पे काम करते थे, वो धंधा फिर बढ़ने लगा। फिर आपस में पार्टनरों में डिस्प्यूट हो गया। हमारे जो रिश्तेदार थे और जो गुजराती पार्टनर जो आपने इंट्रोड्यूस करवाए थे, अब मेरे को बुलाया गया कि भाई ऐसा है कि तुम बताओ क्या बात हुई थी। तो हमने उनसे कहा कि भाई बात यही हुई थी कि जितना पैसा आप डालोगे और जितना पैसा आपने डाला है, दोनों जब बराबर हो जाएगा तो दोनों जन बराबर पैसा डालेंगे। तो हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि तुम गद्दार हो। आपको? हाँ। तो हमारा दिमाग बहुत अपसेट हो गया। हम कहे कि मेरा हिसाब कर दो, हम आज ही गांव जाऊंगा, अब बम्बई हम
अब नहीं रहूँगा अब नहीं बम्बई। रहना बम्बई में। हाँ अब बम्बई नहीं रहना। हाँ, अब बम्बई हमको रहना नहीं है, और आज ही हमारा हिसाब करके दे दो भाई। तो हमारा कुछ 60-65-70 हज़ार रुपये उनके पास निकलता था। अब हम गुस्सा हो गया। जब गुस्सा हमको उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम दुकान जाओ, चलाओ अकेले, जो राशन वाली दुकान। राशन वाली दुकान। तब हम कहे भाई हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम दुकान चलाएंगे कहाँ से? इस 70 हज़ार रुपये में तो दुकान चलेगी नहीं। तो बोले जो पैसा है उस पैसे से तुम दुकान चलाओ, हमको तुम धीरे धीरे एडजस्ट कर देना सब। मगर हम कहे हमारी एक शर्त है, हम आपके घर नहीं जाएंगे अब खाना खाने। तो उनको लगा कि ये गुस्सा हो गया है, शायद बाद में ठंडा हो जाए। तो हम उस दिन से गए और दुकान पे वहीं खाते थे, सुलभ शौचालय में नहाते थे और दुकान चलाते थे। और दुकान उससे डबल तेज चलने लगी। मतलब ये बात हम आपको बता रहे हैं 92 की। 92 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस वक़्त हमारे मतलब हम 5 साल 4 साढ़े 4 साल 88 92 4 साल हम गांव नहीं गए थे। 4 साल आपने पूरा हाँ। पे अपना सब कुछ लगा दिया। 4 साल हम गए, गांव में भी ऐसे हल्ला हो गया कि वो तो आवारा हो गया। और ससुराल वाले भी बोले कि भाई अब यहाँ तक आ गया कि अब शादी भी छूट जाएगी, समझेगी नहीं। तो ससुराल के लोग भाई वो भी गरीब परिवार के ही थे। कई रिश्तेदारियों से उन्होंने बोला कि भाई बेटी हमारी शादी हो गई, उनका कुछ पता नहीं है और आते नहीं जाते नहीं। हाँ, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास रहने को तो जगह है नहीं, हम उनको लाके ही यहाँ कहाँ रखेंगे। धैर्य करें वो। तो हम 92 से हम इतनी स्पीड में रन किया। फिर हमारी बेटी, बड़ी बेटी पैदा हुई थी। उसके बाद हमारी बेटी अभी डॉक्टर है, बॉम्बे जसलोक हॉस्पिटल में एमडी डॉक्टर है अभी, बड़ी बेटी थी। तो हमने अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई। उनको मैंने बोला कि देखो बेटा, हम पढ़े नहीं गरीबी के अभाव में, और तुम लोग इतना पढ़ो कि हम तुम्हारे नाम से जाने जाऊं। बहुत सुंदर बेटा। हाँ? बहुत सुंदर बेटा। हाँ, तो लोगों ने पढ़ा उसी तरीके से। मेरे 2 बेटे IITian हैं, वो भी बॉम्बे IIT से। एक बेटा मेरा अभी ऑस्ट्रेलिया में MBA करने गया है, और एक बेटा अभी हमारा फाइनल किया इस साल। अभी उसको USA की बैंक ने, वेल्स फार्गो बैंक है दुनिया की 3रे नंबर की बैंक, उसने लिया है। बहुत सुंदर। तो मतलब 92 के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। लेकिन 92 का संघर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा। नहीं, संघर्ष तो मेरी 7 साल की उम्र से है। 7 साल के उसके बाद मैं जब थोड़ा स्टैंड हुआ तो हमने भाई लोगों को बुलाया बॉम्बे। फिर दूसरे भाई को हमने बुलाया, फिर किराने की दुकान से फिर बड़ी दुकान किया, फिर और बड़ी दुकान किया। फिर हमारे ज़्यादा नेटवर्क, हमारे गुजरात के कुछ हमारे दोस्त थे, उनसे हमारा ज़्यादा चल गया संबंध थे, क्योंकि व्यवसाय में तो वही थे भाई। हमारे यूपी के लोग या तो टैक्सी चलावे, या तो चना बेचे, या तो भेलपूरी बेचे, और या तो सब्जी बेचे। 5वां कोई बिजनेस तो उनका था नहीं। अब हम किराने की बिजनेस में थे, अनाज के बिजनेस में तो गुजराती, सारे गुजराती लोग थे, मारवाड़ी लोग थे। तो उनसे हमारा संबंध था। तो हम 98 में हम बिल्डिंग लाइन में आ गए। 98 में फिर अनाज के सारे बिजनेस हमने अपने भाइयों को दे दिया। फिर हमने अपने दोनों भाइयों को शादी भी हमने ही किया। हमने अपने पिताजी और माताजी को पूरे देश में 8 धाम करवाया, और माताजी हमारी जहाँ मजदूरी की थी वो सारी ज़मीन हमने ख़रीदा मुँह मांगा पैसा देके, मतलब जिसने जो मांगा। और उस ज़मीन पे हमने एक भव्य 10 एकड़ में हमने मंदिर बनवाया देवी का। हाँ, बहुत सुंदर। ये शायद आपका अपनी माताजी के लिए एक सम्मान था, या हाँ,
कर्ज एक तरीके से, और हम शिक्षा अगर नहीं पाए ना, तो हमने अपने प्रतापगढ़ में सबसे पहले हमने इंटरनेशनल स्कूल डाला। आज भी गरीब बच्चों को हम फ्री में शिक्षा देते हैं, जिसके पास पैसे का अभाव है। हमारे 2 विद्यालय हैं, मतलब कमाने के लिए नहीं, हम सिर्फ समाज सेवा। और हमारे 2 भाई हैं, दोनों भाई हमारे बिजनेस को देखते हैं, क्योंकि हमारा जो ज़िला था वो राजाओं का ज़िला था। वही वहाँ रह से राजा दिनेश सिंह, राजा अजीत प्रताप, राजा अभय प्रताप, रानी रत्ना सिंह, तो आज़ादी के बाद वहाँ राजा ही हुआ करते थे। मेरे मन में था, क्योंकि मैं गरीबी से उठा था, क्योंकि गरीब आदमी, नेताओं की आवश्यकता सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। अमीर आदमी तो अपने जान पहचान से भी काम करा लेता है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया 2012 में। हमने बिजनेस बड़ा किया। अभी पूरी फैमिली हमारी बॉम्बे ही रहती है, अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ही है। भाई लोग देखते हैं हमारे, जो कि उन लोगों को पसंद नहीं है। उनका कहना है कि पापा आपने इतना संघर्ष किया और जब आपको आराम करना चाहिए तो आप वापस संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि बेटा देखो, हमने जो संघर्ष किया वो एक मिसाल है, लोगों को बताएंगे, लोग देखेंगे। क्योंकि अगर हम बम्बई रह गए तो हम प्रतापगढ़ अगर जाके फिर कोई सेवा करूँगा तो 10 लोग हमारा उदाहरण देंगे कि देखो यही लड़का गरीबी के अभाव में इसको एक टाइम का खाना नहीं मिलता था, और आज इतना बड़ा व्यवसाय करने के बाद ये दोबारा वहाँ से चले आया है। जो कि गांव छोड़ के आदमी जाता है तो दोबारा वापस गांव नहीं जाता है, दोबारा वो गांव जाता नहीं है। मगर मेरी ये थी कि हमारे कर्म को, हमारे सोच को लोगों को मैं बताता भी हूँ। हम अपने परिस्थिति को कभी छूटना ना, बिल्कुल नहीं। हम गरीब थे तो गरीब थे। हमने 18 साल की उम्र में हम दूसरे का मांग के कपड़ा पहने हैं, तो हम बताते हैं। हमारी माँ ने मजदूरी किया तो किया, हो तो सही है, कोई गलत काम नहीं करा। हमने अगर भाजी बेचा तो बेचा, हमने फुटपाथ पे सोया तो सोया, गलत क्या है। और ज़मीन से ज़िंदगी की शुरुआत किया और हम शिखर पे हैं। मगर हमारी सोच आज भी वही ज़मीन की ही है। हम आज भी गांव में सिर्फ गरीबों के यहाँ ज़्यादा जाता हूँ। अगर निमंत्रण आएगा तो हम गरीब के घर में पहले जाएंगे, क्योंकि उसके यहाँ जाने से एक खुशी महसूस होती है, आत्मिक संतुष्टि। हम अगर घर में हैं तो 500 लोग डेली हमसे मिलते हैं प्रतापगढ़। हाँ, और अमीर आदमी को बाद में मिलूंगा, गरीब को घर में के अंदर मिलूंगा। एक संगम जी, आपसे एक प्रश्न, राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? राजनीतिक सफ़र शुरू इसके लिए किया हमने कि एक तो हमारे यहाँ एक राजाओं का हमारा ज़िला था जी, और वहाँ के जो लोग गरीब तबके के थे वो गुलामी में जीते थे। जैसे कोई विधायक, कोई सांसद अगर आ जाए तो गरीब आदमी कम से कम आधा किलोमीटर दूर से ही, जैसे हम भी कभी जाते थे कि बम्बई से जब हम गांव में रहते थे तो कोई आदमी आया, विधायक आया, तो उसको लगता था कि अरे हम विधायक जी से हम भी मिल सकते हैं क्या, हम सांसद जी के नज़दीक जा सकते हैं क्या। तो मेरे मन में आया, संघर्ष किया, पैसे भी कमाया, ज़मीन से उठकर आसमान की सफ़र तय किया। अब हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। और उस सोच को लेके हम माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे ऊपर बड़ा स्नेह है कि उन्होंने सीधे हमको प्रतापगढ़ से विधायक का चुनाव लड़ाया और हम जीते। क्योंकि वहाँ हम समाज सेवा करते थे, गरीबों की शादी कराना, ये सब सारे काम कराना। क्योंकि हमें मालूम है कि एक गरीब के पास 100 रुपये की महत्व क्या होती है, अमीर आदमी को क्या समझेगा। और गरीब के घर चले जाओ तो उसको लगता है भगवान आया है मेरे घर जी। इसके अंदर आते थे सत्कार बहुत। अरे तो 2017 में मैं जीता, चुनाव लड़ा, तो जितने लोग मेरे सामने चुनाव लड़े थे, जितने सब वोट पाए थे उतने से मैं जीता था।
ये अपने आप में दर्शाता था कि लोग कितना पसंद करते हैं। हाँ 2019 में माननीय गृह मंत्री जी ने हमको वहाँ से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको वहाँ से लोकसभा का टिकट दिया। सारे लोग, क्योंकि हमारे राजाओं का जिला था, तो सारे लोग चाहते थे कि हम चुनाव हार जाए, चुनाव जीत करके। मगर वहाँ के क्षेत्र की जनता, मतलब जनता, क्योंकि देखिए नेता के लिए जनता भगवान है, इसलिए मैं उनको उसी दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि हर नेता को सम्मान तो जनता से मिलता है ना, पहचान भी भाई। जनता से ही नहीं नहीं, देखिए सांसद विधायक ये बाजार में तो बिकता नहीं है, नहीं तो बड़े उद्योगपति सब खरीद लेवे ना, ये तो जनता चुनती है ना भाई। हाँ बहुत सुंदर बात आपने कही। हाँ भाई, अगर ये सांसद और विधायक बाजार में बिकता तो सारे बड़े लोग चुके होते हैं। खरीद लेवे, फिर कहाँ किसको मौका मिलेगा। हम जैसे साधारण आदमी, मोदी जैसे प्रधानमंत्री, मोदी जी को क्यों लोग देश में गरीब आदमी क्यों लाइक करता है, उसका कारण यही है ना। और गरीब आदमी ही गरीब की तकलीफें जान सकता है ना, उसके दर्द समझ सकता है। अब एक बेटी की अगर शादी करना हो गरीब आदमी की, और बरसात में उसको घर में रहना हो, तो उसको मालूम है ना कि उसकी ज़िंदगी और उसकी लाइफ कैसे जीती है। अमीर आदमी को क्या समझेगा। तो हम एक सेवा भाव से राजनीति में आए, हमको एक परिवर्तन करना था, और उसी सोच को लेके हम विधायक बने, क्षेत्र का विकास, और उसी सोच से हम सांसद भी बने। आज भी हम क्षेत्र में जाऊंगा तो भाई बड़े जो नेता होते हैं उनको गरीब आदमी में घृणा आती है, हम तो उसके बगल में बिठाते हैं। भाग्य का सितारा तो उसके ही वोट से हमारा बदला है ना। हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही। उसके ही मत देने से ही हम माननीय संगम लाल है ना, उसके ही अधिकार क्षेत्र में हम पार्लियामेंट में बैठते हैं ना। बहुत अच्छी। तो कौन है भगवान, कौन है भगवान और भाग्य विधाता तो जनता है ना। तो उसके दुख सुख में खड़े रहना, उसके, तो हमारा जो कर्म है, हमारी जो सोच है, हम लोगों को भी यही वो देता हूँ। और जीवन में अगर आपके सोच अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो मंजिल आपको मिलती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। संगम जी, हमारे दर्शक जो देश विदेश में हैं, करीब 140 देशों में न्यूज़ DNN को देखा जाता है, और 2 करोड़ से ऊपर हमारे दर्शक हैं। हम आपके जो आपने अपनी पूरी स्टोरी बताई, जिसको कि हम सक्सेस स्टोरी कहते हैं, बट एक्चुअली तो संघर्ष की स्टोरी है। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक संदेश हमारे युवा वर्ग को और समाज को जाए, जो इस टॉक का, जो इस बातचीत का सिलसिला है, और जो इसका उद्देश्य है, बहुत सीधा सरल है कि मेहनत के बिना हम किसी भी चीज़ को पा नहीं। देखिए क्या है कि आदमी अपने कर्म के साथ साथ उसकी सोच भी सार्थक होनी चाहिए, और अगर सोच और कर्म दोनों उसके सार्थक हैं, विचार उसके सार्थक हैं, तो उसको मंजिल अवश्य मिलती है। क्योंकि हम अगर अधूरे में कुछ सोचते हैं और अधूरे में हम छोड़ देते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि हमने ज़मीन से अपनी जीवन की सफ़र को शुरू किया। मेरा लक्ष्य था, मेरी सोच थी कि मैं उस दिन एक दिन उस मंजिल को प्राप्त करूंगा। और क्योंकि जब आपका सोच और आपके हौसले बुलंद होते हैं, विचार सार्थक होते हैं, तो उसमें ईश्वर भी आपका मददगार होता है। इसके लिए आज जो युवा पीढ़ी है शिक्षा भी ग्रहण कर लेती है, मगर मंजिल उसको तभी मिल सकता है जब उसके विचार और उसके सोच सार्थक होंगे। अदरवाइज शिक्षा ग्रहण कर लेने से बहुत सारे, क्योंकि कर्म जो होते हैं, कर्म हमारे विचार के साथ चलते हैं। हम कोई कर्म कर रहे हैं, हम कितना कॉन्फिडेंस है कि भाई इसमें हम सफलता पाएंगे। अगर हम पूरी तरीके से वो कर्म कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इसमें हमको सफलता के मुकाम तक इसको पहुंचाना है,
तो उसमें ईश्वर भी आपकी मददगार होता है और आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचाता है। दर्शकों, ये थी हमारी मुलाकात श्री संगम गुप्ता जी के साथ, जो कि प्रतापगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी से। आपने पूरी वार्तालाप सुनी है। बहुत कम ऐसा मौका मिला कि हम कुछ प्रश्न करें, कुछ ऐसी चीज़ें उठाएं, क्योंकि संगम जी ने धारा प्रवाह अपने जीवन के संघर्ष को बहुत नपे तुले शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। संस्कार का महत्व, मेहनत का महत्व, संघर्ष का महत्व और उससे किस तरीके से निरंतरता बनाए रखते हुए हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं, यही सफलता की कुंजी है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जो संदेश इस धारावाहिक के माध्यम से, दास्ताने कामयाबी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचे। आप उसको महसूस करें और कोशिश करें कि जो चमक दमक है, जो सक्सेस है, उसके पीछे की जो एक्चुअल स्टोरी है, जो उसके कलर्स हैं, उसको भी स्वीकार करें, उसको भी जीने की कोशिश करें। संगम जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को जो बातचीत, जो संदेश आपने दिया है, वो उन तक पहुँचे, उसको महसूस करें। और आपके लिए हम दुआ करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिस सफ़र पे आप अब चले हैं अपने संघर्ष के बाद, दूसरों को संघर्ष से बचाने के लिए या उनके संघर्षों को आसान करने के लिए, इस संघर्ष में, इस यात्रा में परमात्मा सदैव आपके साथ हो और आप इसी प्रकार मानवता का, समाज का और देश का हित करते रहें। दर्शकों, ये इस मुलाकात का पहला भाग था संगम गुप्ता जी के साथ। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो हमने इनसे जानना है, समझना है और आप तक पहुंचाना है। तो हमारी गुजारिश रहेगी संगम गुप्ता जी से कि एक बार हम दोबारा से आपके साथ बैठेंगे और उस यात्रा को हम आगे अगली कड़ी में लेकर के चलेंगे। युवाओं के लिए, देश के लिए क्या आवश्यक है और क्या उन्होंने करना है, इस सफ़र को हम भाग 2 में आपके साथ लेकर के आएंगे। तब तक दर्शकों, आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं कि हमें इजाज़त दें और हम दोबारा आपके साथ इस सफ़र को बढ़ाते हुए संगम जी के साथ फिर जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.